तो हम लोग आते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर, ठीक है, यानी भारतीय संविधान का विकास, संवैधानिक विकास कैसे हो रहा है। वैसे तो संवैधानिक विकास ये कहा जा रहा है भारत में, इससे ऐसा लगता है ना कि भारतीयों को शासन करना नहीं आता था। अंग्रेज ये समझाना भी हम लोग को चाह रहे थे, कई बार उन्होंने बताया कि हमने आपको शासन करना सिखाया, लेकिन यह कैसे एक एजेंडा सेट किया जाता है, वैसे ही एक वर्षों से चला आ रहा एजेंडा है कि हमने आपको सिखाया। और चूँकि अब पढ़ते हैं इतिहास में सवाल और जवाब इसी तरीके से आते हैं, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ें। लेकिन दूसरी बात भी जानना चाहिए कि भारत जब पहले से एक विकसित राष्ट्र था, एक नेशन की थ्योरी भारत के पास पहले से थी, जब ब्रिटेन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमारे पास शासन चलाने का पूरी सहूलियत और समझ थी। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? डेमोक्रेसी वर्ल्ड को हमने दिया और वर्ल्ड हमें सिखाएगा कि हम डेमोक्रेसी कैसे चलाएंगे। आज डेमोक्रेसी के बारे में एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा कि लोकतंत्र होता क्या है, तो हमने उसको ऐसे ही कैजुअली जवाब दिया कि देखिए, जो आप करना चाहते हैं और यदि वो किसी का मौत या कुछ इस तरह की बात नहीं है, यदि आप उसको करने की आज़ादी है, वो डेमोक्रेसी है। आज भारत में आप जो भी करना चाहते हैं, कई बार तो अराजकता की स्थिति तक भी लोग उसकी आज़ादी को स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से ही उत्पन्न हुई, उसमें भी सबसे अधिक अच्छी बात है कि हमारे बिहार से ही उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी, उसके अलावा जितने पदों के नाम आप देखेंगे, जब संविधान का विकास हो रहा है तो यहाँ विधान परिषद बन रहा है, तो यहाँ पर समिति बन रही है, यहाँ सभाएं बन रही हैं, तो अधिकारी बन रहे हैं। क्या इनका नाम भारतीय इतिहास में पहले नहीं आया है? समरूप नाम आए हैं। जैसे आप एसपी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मौर्य काल में ही सिटी एसपी टाइप के पोस्ट हैं, उनका नाम अलग है कि चलिए उनको युक्त कहा गया या प्रादेशिक कहा गया, लेकिन पद तो है। न्यायाधीश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मौर्यन डायनेस्टी में ही राजू का पद आता है, जो कि न्यायाधीश है। फिर वैसे उसका क्रमिक विकास होता है। जो डीएम है आज का, या फिर डीसी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो झारखंड जा रहे हैं, झारखंड में डीसी कहते हैं डीएम को, बिहार में उसको डीएम कहा जाता है। तो डीसी जो है वो क्या है, वो टैक्स का जब कलेक्शन करता है तो डीसी कहलाता है। तो क्या समाहर्ता जो हमारा पद था, वो वही पद नहीं था जो अशोक के समय में समाहर्ता था? तो वैसे ही नाम ऐसे ही नहीं आए हैं, वही कार्य थे। और हम जितना कुछ अशोक के यानी मौर्य के काल से सीख सकते हैं, उससे अधिक बेहतर व्यवस्थित तो ब्रिटिश भी नहीं थे, देखा जाए तो। करों का जहाँ तक संग्रह, विभिन्न करों का विभिन्न नाम। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रशासन आज भी हो या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, प्रशासन हमेशा दो बातों पे जोर देता है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर, यदि सत्ता है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे उसका पहला चीज़ है, यदि नहीं रहेगा तो निरंकुशता आएगी। दूसरा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, राजस्व की वसूली। जो सरकारें बेहतर करती हैं वो सरकारें बेहतर परिणाम भी दे सकती हैं। जैसे कि जिनके पास राजस्व व्यवस्था ही बेहतर नहीं है, लगान और चुंगी जो नहीं बेहतर तरीके से कलेक्ट कर सकती हैं, तो जनता के कल्याण के लिए वो फिर वो री इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो और जमा और हासिल, इसी को मध्यकाल में क्या कहा गया, जमा और हासिल। यानी कि हम मान लीजिए इतने ज़मीन को दे रहे हैं पट्टे पर, तो हमने लिख लिया कि हमारा इतना आना चाहिए, लेकिन जब वसूली करने गए तो उससे कम आया, तो ये फ़र्क आएगा ना। जिस सरकार में उसका फ़र्क बड़ा रहेगा, गैप वाइड रहेगा, वहाँ पर सर्विस और फंक्शंस कमज़ोर होंगे, सही होगा। तो कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। कई बार क्या होता है कि एक कंसेप्ट के आधार पर कई सवालों का जवाब दिया जा सकता है। आधुनिक संदर्भ में हम इसकी बात कर रहे हैं, संवैधानिक विकास। अदरवाइज हमारे पास रिटन भी चीज़ें थी, उसका अनुभव भी था और करने वाले योग्य लोग भी थे। हम तो सोने की चिड़िया थे और कहने की बात नहीं थी, सही में थे। आपने यदि इतिहास में पीछे जाके पढ़ा होगा तो प्लिनी की बात आती है, स्ट्रैबो की बात आती है, टॉलेमी की बात आती है। तो वो कहता है कि हमारे भारत में उरयूर एक जगह था, उरयूर साउथ इंडिया में एक जगह है, वहाँ अर्गरिक क्वालिटी का एक कपड़ा होता था, जो कि इतना बड़ा बांस है ना, इतना बड़ा, उसके अंदर यदि आप पूरा का पूरा भर दे तो उसका एक थान आ जाता था। सोचिए कपड़े की क्या क्वालिटी रही होगी। एक बांस में नीचे से यदि नहीं ढक्कन कटा है और ऊपर से आप उसको भर रहे हैं, तो एक बांस में पूरा का पूरा थान आ जाता था, समझ रहे हैं। और
36 बार लपेटने के बाद भी वो पारदर्शी रहता था कपड़ा। आज यहाँ 1 से 2 बार आप मान लीजिए इस कपड़े के आर पार देखना संभव नहीं है ना, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जिनके आर पार दिखाई देता है, उसको कहते हैं बहुत फाइन कपड़ा है। लिनन का हम लोग कुर्ता पहने तो कई बार चीज़ें आर पार रहती हैं और उसको लोग अच्छा मानते हैं कि बहुत बेहतर कपड़ा है। तो प्लिनी ने लिखा है अपने अनुभव में एक जगह कि उसकी बेटी 36 बार लपेट कर कपड़ा पहन के आई, फिर भी उसने कहा कि तुमने क्या पहन रखा है, इस तरह का कथन आता है। इससे कपड़े की क्वालिटी और बनाने वाले की क्वालिटी समझी जा सकती है। तो जब उतने एडवांस लेवल में था तो आप हमारे यहाँ लूटने चले आए। वास्को डिगामा का नाम सुना होगा आपने। तो जब भारत आया तो उसने भारत की खोज की, ऐसा प्रचारित किया था। भारत तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा था, उसको खोज किया। उसने सी रूट ऑफ इंडिया खोजा, समुद्र के रास्ते कैसे भारत आए। भारत तो लोग आते आते थे ही पहले से, तो जो समुद्र के रास्ते आया कि भाई समुद्र के रास्ते लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, मसाले लेके जाएंगे। आपको अंदाज होगा कम से कम जितना उसका यात्रा खर्च था, जो स्पेन के राजा और पुर्तगाल के राजा ने मिल के उसको दिया था, उसका 60 गुना जब वो ले के लौटा तो लेके गया था। तो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ से आप लेने आ रहे हैं और हमारे ऊपर उल्टा एहसान हमारा लेने के बदले आप कह रहे हैं कि आपको हमने पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया। पढ़ाई तो हमारी गुरुकुल थी, तुमने नष्ट कर दिया। लेकिन ये बात आपका आंदोलनकारी बनाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। ये कहना है कि अपनी लिगेसी को जानना, अपने मोरल को हाई रख के हिस्ट्री को हम एक सब्जेक्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, इसको बाकी चीज़ों से नहीं लेना है। तो इस सब्जेक्ट में यह बताया गया है कि संवैधानिक विकास का इतिहास 1600 से शुरू होता है, जो कि है ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा संविधान, हम आज भी हमारा जो संविधान है वह 2 किताबों पर मूलतः आश्रित है। वो 2 किताबें कौन सी हैं, कई बार पूछा जाता है। एक का नाम है मिताक्षरा, ठीक है, और एक का नाम है दाय भाग। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे। मिताक्षरा और दाय भाग हमारे बहुत सारे सिविल कानूनों को और बहुत सारे क्रिमिनल कानूनों को भी, क्रिमिनल तो अब यूनिफॉर्म हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिविल मामलों में, जिनको दीवानी मामले कहते हैं, ज़मीन जायदाद, उत्तराधिकार, विवाह संबंधी जो मामले हैं, कस्टम्स के जो रिचुअल्स हैं, उनमें इन दोनों किताबों में जो लिखा है मनुस्मृति के अलावा, इन किताबों को हम बेस मान के कानून को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को भी समझिएगा कि यह एक क्रमिक विकास है और भारत में यह हजारों वर्षों का क्रमिक विकास है। दुनिया के उन देशों के लिए यह 2000 साल का विकास है जिनका जन्म ही, क्रिश्चियनिटी का जन्म 2000 साल पहले हुआ। सेंट थॉमस 50 AD में भारत आए थे, तब से ईसाई का प्रचार शुरू हुआ। और मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में उन्होंने हिजरत किया, तो उसके बाद से इस्लाम का प्रभाव हुआ और आज 57 से 60 देशों में इस्लाम है। तो समझिए कि प्रवृत्ति से विकास होता है, लेकिन जब आप आएंगे एग्जिस्टेंस तो उसी दिन से शुरू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक परंपरा है, सनातन परंपरा रही है। और सनातन परंपरा में क्या है कि जब से धरती का एग्जिस्ट है, हम लड़ते जरूर हैं, लेकिन है सेंट्रल चीज़ वही कि किसी ने उसको मनु और शत्रुपा कहा। पहले पुरुष का नाम क्या था? मनु। मनु से ही मनुष्य बना, मनु की संतानें मनुष्य बनी। और पहली स्त्री का क्या नाम था? शतरूपा। शतरूपा, उन्होंने कई रूप धारण किए, इसलिए शतरूपा कहा गया, ऐसा सुनने में आता है। इन चीज़ों का इतिहास से मतलब नहीं है, लेकिन अब विकास से इसका मतलब है। उन्हीं को एडम और ईव कहा गया क्रिश्चियनिटी में, और इस्लाम में क्या कहा गया? आदम और हव्वा। तो प्रथम पुरुष और प्रथम नारी से ही सृजन की शुरुआत होती है। तो हम यदि सेंट्रल थ्योरी में जाएं तो देखा जाएगा कि एक जैसी धारणाएं हर जगह हैं। या आज भी आपको कुछ सर्च करने के लिए कहा जाता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो होता क्या है कि किसी और ने जो कुछ किया हुआ है उसी को आपने कॉपी कर दिया, तो चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि धार्मिक जो ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के, वो लगभग एक जैसी बातें ही करते हैं। जैसे वेद में यदि आप आते हैं तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। 4 सेक्ट है ना। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। तो वैसे ही यदि इस्लाम में आप जाएंगे तो क्या है? कुरान है, इजमा है, हदीस है और कयास है। 4 वहाँ भी है। और देखिएगा तो जो उसके कंटेंट का नेचर भी सेम है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि लड़ाई लगवाई जाती है, बेसिकली सबका इंटेंट और थॉट एक जैसा ही है। शायद वो एक दूसरे को कॉपी करने के चलते भी हो सकता है या एक दूसरे से प्रभावित होने के चलते भी हो सकता है, तो हमें उस पर नहीं जाना है।
संवैधानिक विकास का इतिहास 1600 में जब कंपनी आती है तो कंपनी एक आज्ञा पत्र देती है, महारानी एलिजाबेथ देती हैं, ये 15 वर्षों के लिए दिया जाता है और 15 वर्षों में यह बोला जाता है कि आप कैसे काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे उसमें उनको जो क्षेत्र है उस पर अधिकार नहीं है, ना उसके बारे में उनको कुछ करने के लिए कहा था। उनको एक व्यापारिक हैसियत से जो कार्य करना है उसके बारे में बताया जाता है कि आप अपने जो कर्मचारी हैं, मातहत हैं, उनके लिए कैसे नियम बनाएंगे। तो नियम बनाने की परंपरा की शुरुआत कहा जाए तो किससे? 1600 से। यदि ऑप्शन में आता है तो, नहीं आता है तो फिर 1773। ठीक है, बीच में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं, उसी में कम बेसी किया गया। मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपको मैंने कहा था 1700, ये कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं। ठीक है ना, यानी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और विनियम बने हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इस शब्द से ही लगता है कि यह नियमों का इसमें एक संग्रह होगा, लेकिन तमाम नियमों में नहीं जाने हैं। अब आपको हमने कहा था कि आप 4-4 पॉइंट याद करके आइएगा। अब बताइए इसमें हम क्या 4 पॉइंट के लिए ऑप्शन दे सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, देखिए हो सकता है 4 बातें हो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो क्या थी? हाँ, सबसे पहले संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन विच इज ट्राइंग टू कंट्रोल इंडिया इन ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू देयर बोर्ड एंड देयर मेंबर्स। तो ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हम लिखेंगे, पहले को लिखिए, इसको व्याख्या कर लीजिएगा, संसदीय नियंत्रण यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल। कोई दिक्कत? दूसरा जो महत्वपूर्ण हुआ इसमें बात कि इसी में बन गया एक परिषद। किसके लिए? ये तो संसदीय कहाँ पे बना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना वो बना ब्रिटेन में। लेकिन यहाँ जो हमारा एक पद बना, उस पद का क्या नाम है? गवर्नर जनरल। इसके पहले क्या था? गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया? बंगाल ही रहेगा, लेकिन गवर्नर जनरल बन गया। हम जीजी लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो पद बना इससे पहले व्यक्ति कौन है, यह सवाल पूछ सकता है। अभी इतनी बार तो वारेन हेस्टिंग्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्या? हाँ, तो कहा गया कि एक संघीय न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट टाइप का। लेकिन ये बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर बनेगा, कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा, बाद में बनेगा। हम ये बोले ये तो बन रहा है पहली बार, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो नहीं रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट वहाँ के लिए बना, उस समय के लिए बना। ठीक है, हम ये जो कहानी सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर रहे हैं, ये कहानी जाके सुप्रीम कोर्ट पर ही अंत होगी। कब? 1935 में आएगा नियम, 37 में बन जाएगा दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट। तो आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बारे में सोच लेंगे तो आपको एक पूरा चक्र बन जाएगा। समझा की बात? तो आपने अच्छा कहा, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की एलिजा इम्पे, हाँ, उनका शॉर्ट फॉर्म है HCL। याद करने के लिए सुविधा रहेगी, जैसे वो पूछेगा नहीं, यूपीएससी में भी नहीं पूछेगा। यूपीएससी तो टिपिकल क्वेश्चन पूछते नहीं थे, लेकिन जेपीएससी और बीपीएससी कभी पूछ भी सकते हैं कि मान लीजिए सवालों का अकाल पड़ेगा तो ऐसा सवाल पूछा सकता है। तो एक इसमें उच्चतम न्यायालय में क्या था? एक सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और 3 उनके सपोर्ट में। तो चीफ जस्टिस का नाम एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और जो 3 थे उनका शॉर्ट फॉर्म है HCL। क्या नाम था? हाइड। ठीक है, उसका नाम लिख दें, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ये 1+3 ये जज का, और इनका जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, उस काउंसिल के जो सदस्य हैं वो कितने थे? 4। नाम नहीं, डेटा खराब करना है। मान लीजिए हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं? हमारे दिमाग में 52 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं। कितने?
52 ट्रिलियन। अब सोचिए 52 ट्रिलियन में हम लोग 10% तक का यूज़ नहीं कर पाते, 5 से 6% तक में बढ़िया आदमी ख़त्म हो जाता है। बहुत विद्वान होगा, बहुत दिमाग लगाएगा तो आइंस्टीन बनेगा तो 10%, ठीक है। तो आंकड़ा बचा के रखिए। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल की काउंसिल मेंबर्स कितने थे? अब क्या होगा यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए तो, बोलिए। हाँ, इसके बाद लिखेंगे उसको। तो काउंसिल के जो 4 मेंबर्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एक गवर्नर जनरल और 4 हो गए आपके ये उसके सदस्य परिषद के। तो होगा क्या कि जब भी मान लीजिए कोई मुद्दा आएगा, कोई बजट आएगा या कोई भी सार्वजनिक मसले आएंगे, तो उसमें यदि विवाद होगा तो वोटिंग होगी। तो वोटिंग होगी तो 5 आदमी में 3 आदमी एक तरफ हो सकता है, 2 आदमी एक तरफ, या 4 एक तरफ, या सब एक तरफ। लेकिन विवाद की स्थिति में 2 और 2 यदि बराबर हो गए तो जिधर गवर्नर जनरल होगा वो बात मानी जाएगी। यानी यदि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ बहुमत की शुरुआत हो रही है, बहुमत प्रणाली की शुरुआत। और हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास का इतिहास। तो संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बहुमत, भले आज ये अंग्रेज आपस में मिलकर बना रहे हैं, लेकिन कभी न कभी इसमें भारतीयों को लाना पड़ेगा, और तब भारतीयों को जब वो बहुमत का अधिकार मिलेगा तो वही स्वायत्तता और स्वतंत्रता में बदलेगी। तो यदि पूछा जाए कि बहुमत प्रणाली का शुरुआती संकेत कहाँ मिलता है, तो समझ गए 4-1। लेकिन इससे गवर्नर पर नियंत्रण भी स्थापित हुआ। हम इन्हें अब क्या बता रही थी, एक और पॉइंट बता रहे थे अब। ठीक, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के गवर्नर रहे, तो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति था, जो लंदन में एक ऐसे नहीं होता है कि लंदन में एक सामान्य उसका बैकग्राउंड था, बहुत ही ऊंचे कुल और रसूख से वो नहीं संपर्क रखते। तो जब यहाँ पर आए और इतना अकूत संपत्ति और तमाम चीज़ें देखा, तो मतलब भारत में आकर काम करना अपने आप में एक बहुत लुक्रेटिव करियर ऑप्शन बन गया। हर व्यक्ति चाह रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ लूट के अपने यहाँ ले जाएं और वहाँ शान शौकत से रहें। तो करप्शन बढ़ गया इसके चक्कर में। जो अंग्रेज जहाँ है वहीं पर अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा है। मतलब चूँकि जो ट्रेन भी आई थी, तमाम जो चीज़ें हो रही, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और हर आदमी अपने ढंग से धन का एक बहुत बड़ा सेंटेंस भी चलता है कि हमारा जो नीति है वो कैसे काम करी थी अंग्रेज़ों की नीति, गंगा में स्पंज को डुबाती थी और थेम्स नदी में निचोड़ देती थी। ठीक है, तो गंगा में यदि आपने डुबाया, यानी कि भारत से निकाला, सूखा हुआ ये है क्या, स्पंज है जो नहीं होता है फोम, तो फोम को पानी में डालेंगे क्या करेगा, पानी सोख लेगा, और उसको वो लोग वहाँ पे निचोड़ देते थे। कहने का मतलब कि यहाँ से धन ले जाके वहाँ देते थे। इसमें करप्शन की अंधाधुंध एक दौड़ हुई, उसी को कर्व करने के लिए एक ऑर्डर इसमें डाला गया। क्या था वो कि ब्राइब किसको दिया जाता होगा पता है? वही जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं, उनको ब्राइब करते थे। उसमें एक व्यक्ति उसका हेड होता था जो कि मेन पावरफुल होता था, तो उसको, और प्राइवेट ट्रेड, जो ट्रेडिंग प्राइवेट वगैरह है, वो सबको, मैंने किसी तरीके से करप्शन को कर्टेल करने का भी ऑप्शन इसमें था। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। संसदीय नियंत्रण, यानी वहाँ से संसद जो है कंपनी पर नियंत्रण करिए। आप लोग कंसेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? प्रियंका, आपको देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको फिर से बता दें। आप याद कीजिए भारत को, कब के भारत को? आज से 250 साल 300 साल पहले के भारत को। 1700 मतलब 300 से ऊपर ही हो गया। उस समय एक कंपनी आती है और बंगाल में अपना एक फैक्ट्री लगाती है, फैक्ट्री हो या ऑफिस कर लीजिए उसको। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मैंने बताया आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में बैठ के कैसे नियंत्रण किया जा रहा है, इसी को संसदीय नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो संसद एक रेजोल्यूशन पास करती है, एक चार्टर लाती है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, और यहाँ से नियंत्रण करती है, पहली बात। दूसरा, गवर्नर जनरल जो यहाँ पर है, भारत में है, उसके अंदर में दिया जाता है 4 सदस्यों का एक मंत्री परिषद कहिए या उसकी गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहिए, ये रहता है। यहाँ कोई दिक्कत। फिर कहा जाता है कि एक कोर्ट भी बनेगा जो न्यायिक निर्णय लेगा, और फिर कहा जाता है कि उस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जस्टिस हैं। यानी कि
तीन व्यवस्था की, और फिर कहा था कि नहीं ब्राइब और करप्शन को भी कंट्रोल किया जाएगा इसके थ्रू, इसमें ऐसे वो बंद किए जाते हैं। तो ये 5 बातें आपको समझ में आ गई। ये कब की बात है? 1773 की बात है। गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1781 में इसमें एक और लाया जाता एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें क्या एक बात है, प्रमुख बात है? सुप्रीम कोर्ट के रेवेन्यू का पावर था, रेवेन्यू पे पावर था, उसको खत्म कर दिया जाता है और इनके पावर्स को कम किया जाता है। हाँ। इसके पावर को कम किया जाता है, बस यही ध्यान रखिए। महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे। तब जब भी कहिए बॉम्बे कहिए, ठीक है। तो इसमें एक 81 में 1781 में एक एक्ट आया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। इसमें 2 बातें आई। कौन कौन सी 2 बात आई? एक तो बिहार और उड़ीसा के बारे में, जैसे कि पहले क्या था, प्रेसिडेंसी होती थी भारत में, तो प्रेसिडेंसी में एक बंगाल है, एक बॉम्बे है, एक मद्रास है, 3 प्रेसिडेंसी थी। बाद में प्रेसिडेंसियाँ बढ़ेंगी घटेंगी, आगरा भी आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके अलावा इसमें जोड़ दिया गया कि जो नियम बनाने की जो आज़ादी है वह उसमें 2 और शामिल हो जाएंगे। कौन? बिहार और उड़ीसा। बंगाल तो पहले से था ही, और बंगाल में सभी थे। बंगाल के अधीन मद्रास भी था, बंगाल के अधीन वो क्या बोलते हैं, बॉम्बे भी था। तो बॉम्बे और मद्रास के अलावा कौन जुड़ गया? बिहार और उड़ीसा। यानी इसके बारे में भी नियम बंगाल का ये गवर्नर जनरल बना सकता है, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी इसके? ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बना है इसको कंट्रोल किया कि नहीं, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ गवर्नर जनरल, उसका परिषद ही काफ़ी है। यानी गवर्नर जनरल के पावर को इसमें थोड़ा सा बढ़ाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को कर्व किया गया। क्या किया गया? उसके राइट्स को, पावर्स को कर्व किया गया। ये आगे भी होगा। चलिए अब आइए इम्पोर्टेंट में 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स का इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण 2-3 बातें बताइए अश्विन आप। अब यहाँ दो चीज़ें, राजनीति को और व्यापार को अलग अलग किया गया। तो यहाँ बाइफर्केशन ऑफ हो गया। तो क्या हो जाएगा? पावर्स को जब हम बाइफर्केट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बोर्ड ऑफ BOD और एक BOC, बोर्ड ऑफ COD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। COD और BOC, ठीक है। इसमें बस इतना ही समझना है कि एक का संबंध है किससे? व्यापार से, और दूसरे का पॉलिटिकल चीज़ से। यानी कि धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बढ़ रहा है। तो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उत्तरदायित्व का फर्क है इसमें, कोई नहीं। इसमें बस एक समझिए कि एक पॉलिटिकल अफेयर के लिए है और एक उनके मतलब जो ये फैक्ट्री है उसके लिए, ठीक है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? और 1784 टेरिटरी वाली जो बात आई, ये जो पहले इतने दूर में थे अब ये फैल गए। जो उसका अधिकार क्षेत्र, उसके अधिकार क्षेत्र, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए ही था सब कुछ, लेकिन यहाँ से उसका दायरा काफ़ी बढ़ गया। और कोई इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा था कल? क्या है 84 में? बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा, इसका महत्व। ये जो संख्या थी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 लोगों की संख्या थी, इसको 3 कर दिया गया, घटा के कितना किया गया? 3। अब 3 करने से क्या होगा? अब ये जो 5 का मामला था, तो 5 टेस्ट यदि मैच खेलता है कोई टीम तो उसमें 3 जीत गया तो जीत गया। लेकिन अब यहाँ क्या है कि एक गवर्नर जनरल है, 3+1 हो गया अब टीम। अब तो इसमें यदि 2-2 हो गया तो ख़त्म। यानी गवर्नर जनरल यदि किसी एक व्यक्ति को अपने हिसाब से मोल्ड कर ले तो किसी भी चीज़ में नियम बना सकता है, क्योंकि बराबरी होने पर जिधर गवर्नर जनरल रहेगा वो भारी हो जाएगा।
तो पहले उसको कम से कम 2 लोगों को अपने में मिलाना पड़ता था, अब उसको केवल एक आदमी उसके मनोनुकूल हो तो कोई भी बात वो पास करा लेगा। इसका सारांश यह है, आपसे ये नहीं पूछेगा, कहेगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल मजबूत हुआ, सही या गलत? तो अब 4 रहेंगे 4 वाक्य, उसमें से एक वाक्य रहेगा सही, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना। और कोई महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होता है, वो भी महत्वपूर्ण है, सवाल पूछता है उससे। ये जो चीज़ें ये जो यहाँ दिए ना, यही चीज़ है इस, तो ये जो दिए इसी का दूसरी भाषा में कह रहे हैं आप द्वैध शासन, ठीक है। अब एक 86 में आएगा एक्ट, 86 में क्या आएगा? कॉर्नवालिस तो मजबूत आदमी था, कहा कि भाई हमारी शर्त मानेंगे तब हम ये काम करेंगे। तो क्या शर्त थी? उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया, कमांडर इन चीफ बना कॉर्नवालिस। और इसमें क्या हुआ महत्वपूर्ण बात? रद्द करने की शक्ति दी गई, किसी नियम को समाप्त कर, क्या क्या पढ़ रही है, पढ़िए। जैसे कोई गवर्नर जनरल को के पावर को बढ़ा दिया गया, उसको रद्द करने की भी शक्ति दी गई, बस ये चीज़ है। तो यहाँ कमांडर इन चीफ CNC, कमांडर इन चीफ, और नियम जो भी मतलब कुछ चीज़ों में रद्द करने की शक्ति उसको दी गई, यानी कि वो उसको राइट ऑफ भी कर सकता है। तो हमारा 86 हो गया। अब हाँ, अब आएंगे, यानी कि 4 चीज़ें हो गई पहले, और 2 हमने पहले बताया था आपको 1600 और 1661। तो हम 6 मोटा मोटी कर लिए। अब इधर आइए, 1793, फिर यहाँ पे लिखते हैं 20 साल बाद होगा, ये ध्यान रखिएगा। साफ कर दिया जाए, फ्रेश बनाया था। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर आते हैं फ्रेश में, 1793। अब यहाँ से क्या होगा कि 20-20 साल पर नया आएगा। कब कब आएगा? अब 20 साल बाद यहाँ कौन सा डेट लिखे हैं बताइए तो। और फिर यदि 20 साल बाद आए तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1833। और फिर 20 साल बाद जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1853। और उसके बाद फिर देखा जाएगा, पहले इस चारों को करते हैं। अब इसमें 3 या 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे ही कम से कम, सब में एक पॉइंट कॉमन होगा। क्या होगा? यहाँ होगा 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए एक्सटेंशन है, 20 वर्षों का एक्सटेंशन, ठीक है। और उसी में कुछ कर्टेलमेंट भी किया जाएगा। तो अभी तो क्या है, पूर्व क्षेत्र के व्यापार पर मोनोपोली है। मोनोपोली किस पर है? हर चीज़ पे मोनोपोली है। किसकी? ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, यानी केवल और केवल, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यदि व्यापार करेगी तो कहेंगे कि मोनोपोली है। और वह पूर्व पर है, यानी कि भारत पर तो है ही, चीन वगैरह पर भी था। इसके अलावा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट बात है? यानी वेतन और भत्ते जो थे इन लोगों के, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था थोड़ा देर पहले, COD और BOD का, तो BOC और हाँ, तो उनका, यानी कि वो लंदन में बैठे हैं लेकिन एक्सचेकर पे दबाव किसके आएगा? यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है अभी, संचित निधि, उस तरह का एक जो फंड भारत से जमा होगा, उससे उनका वेतन और भत्ता दिया जाएगा, जो कम नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा होता था। यानी वेतन और वेतन भत्ते का भार भारत पर है। और कोई बात मेनू? वो सर कमांडर इन चीफ था, वो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस ने को गया था, वहाँ सेपरेट हो गया। इन दोनों को अलग कर दिया गया, CNC और GG अलग। हाँ, दोनों हाँ, तो कर सकते थे।
ठीक है। इसमें बेसिकली इसको जब पूछा जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, ये जनरल ही टाइप का है। सवाल शुरू होता है 1813 से। आगे बढ़े। 13 में कितना तीर दिया जा सकता है? 4 दे सकते हैं। पहला तो कॉमन है 20 इयर्स का एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें कुछ नियम बदल गए। एक्सटेंशन तो मिला लेकिन मोनोपोली कर्टेल कर दिया गया। कर्टेलमेंट में क्या हुआ कि ठीक है वो तो पूरा ही हटा देता, बात हुई कि पूरा ही हटा देना, लेकिन लगा माई बाप करने की, अभी तो शुरुआत ही की है लूटने का, अभी भी हटा दोगे। तो फिर उसको पकड़ के बोला कि ठीक है जाओ, चीन और चीनी है, मतलब कि चीनी और चाय, मतलब चीनी मतलब वो चाय वाली चीनी नहीं, चीन, ठीक है। तो चीन याद करने के लिए चीनी और चाय ठीक है, इसलिए करें चीन प्लस चाय, यहाँ पर उसकी मोनोपोली रही है। बाकी में अब मोनोपोली हटने का मतलब बताइए प्रियंका आप, कि बाकी में मोनोपोली एक अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? बाकी कौन से लोग? दूसरे देश के? हाँ, वहाँ बहुत लोग लोभी हो गए थे कि भाई ये सब तो गया है, मेरे बगल में रहता था, पहले इसके पास रहने के लिए घर नहीं था, अभी बिल्डिंग पे बिल्डिंग पीट रहा है, तो हम भी जाएंगे वहाँ व्यापार करके आएंगे, तो हम भी ऐसा करेंगे। आपको एक रोचक कहानी बताते हैं। लेकिन पता है वहाँ से जो लोग आता था ना, मतलब इंडिया से वापस जाता था, उन लोग बहुत हीन भावना से देखा जाता था, हाँ, उसी बात का, क्योंकि क्या है कि ब्रिटिशर्स में एक बेसिक वैल्यू भी होता है, हर जगह के हर लोग करप्ट नहीं होते हैं, जैसे हर जगह का हर आदमी सही नहीं होता। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने बताया ना कि बहुत ही दीनहीन तरह का व्यक्ति था, और यहाँ पर आके वो मतलब गवर्नर बन गया। गवर्नर बनने के बाद उसने युद्ध भी लड़े और जीत हासिल की, तमाम चीज़ें रही। जब वहाँ गया तो वो जैसे वहाँ का वेस्टमिंस्टर एक जगह है, वहाँ पर घर बनाया बहुत बढ़िया, तमाम मतलब कि जहाँ पे अच्छे लोग रहते थे, रसूखदार लोग, और जिनका एक लीगेसी था। तो सोचा कि अब तो हमारे पास ये पैसा हो गया, हम भी बनाते हैं। तो भी वहाँ पर उसको कोई वेट नहीं मिला, उसको करप्ट, रिश्वतखोर, ये सब जो बात आप कह रही हैं वो कहा जाने लगा। स्मेल आता है। चलिए, उसका एक स्लैंग हो गया होगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया मेंटली और वर्बली उन लोगों ने कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, धवल पर। अंत में उसने सुसाइड किया और खुद को खुद ही गोली मारी। तो कहने का मतलब है कि इतना भी ऊंचाई मत दीजिए कि ख़त्म ही हो जाना पड़े। तो वही हाल हुआ। चीन और चाय पे मोनोपोली ख़त्म। चीन चाय पर जो मोनोपोली ख़त्म हो गई, मतलब कि चीन चाय छोड़ के बाकी चीज़ों में मोनोपोली ख़त्म। वही बोले, चीन और चाय छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए उनको ये कर दिया गया। दोनों एक ही बात है। कहा कि चीन और चाय के साथ आपका एक अधिकार रहेगा, बाकी चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात हुई 13 में? अब क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे, ईसाई मिशनरी आएंगे। ठीक है, सॉरी, मिशनरी और 1 लाख प्रति वर्ष, ये टोकन हो गया। ये दिखाया जाने लगा कि हम एक मतलब कैसे अभी जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए एक पॉलिसी चलती है CSR की, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस हो या टाटा हो, इन सब का एक अलग से फंड होता है CSR का। वो दिखाती हैं कि हम केवल कमा ही नहीं रहे हैं, हम कुछ अपना लोक कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की CSR कंपनी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करती है। तो तमाम लोग CSR एक्टिविटीज़ में लगे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का CSR एक्टिविटी का शुरुआत था। ऐसा नहीं कि वो इसका भी उनका मकसद कुछ और था, हमारे यहाँ कुछ क्लर्क पैदा हो जाए जो लोकल, जो हमको सपोर्ट मिले, इस तरह की बातें। 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा, एजुकेशन पर। यहाँ से उसको शुरुआत हुई कि हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, साहित्य के विकास के लिए और तमाम चीज़ें, और उन्होंने किया भी। देखिए, कई बार आप कुछ भी गलत इंटेंशन हो, करने जाइएगा कुछ, बाके लाल की तरह हो जाएगा कुछ और।
जो कॉमिक देखते थे ना, बांकेलाल राजा को मारना चाहता था, लेकिन उसके लिए ट्रैप बिछाया और फंस गया उसमें शिकारी। तो राजा बोला तुम तो बहुत कमाल की चीज़ हो। तो ये अंग्रेज़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये ट्रेन लेकर आए भारत में अपने पर्पज़ से, लेकिन पर्पज़ सॉल्व हुआ इंडियंस का। मान लीजिए आप लाइएगा, एक दिन 2 दिन छोड़िएगा, बाद में तो चढ़िए ना जाएगा सब, ऐसा थोड़ा है कि नहीं चढ़ेगा। जब चढ़ेगा तो यहाँ का विचार वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ का विचार यहाँ पहुँच जाएगा। ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तेज़ी से क्रांति होगी। अब आज आपको मिस कॉल मारते हैं और अब दोस्त को पता है कि मिस कॉल का मतलब है कि मुझे नीचे देख जाना है या झांकना है खिड़की से कि वो आ गया होगा। तो हम बिना पैसा खर्च किए भी, जब पैसा लगता था कॉल का, तब भी हम लोग अपने दोस्तों को बुला लेते थे मिस कॉल पर। लेकिन पहले जब एक करना होता स्वतंत्रता काल में कि हमें एक सम्मेलन करना है या किसी पार्क में जमा होना है, तो पतंग उड़ा देते थे। पतंग उड़ गया, हमारा पतंग 1 किलोमीटर दूर से दूसरे ने देख लिया और सब लोग समझ गए कि पतंग उड़ गया, मतलब इंडिकेशन आ गया कि हम लोग को लाल बाग में जमा हो जाना है। तो व्हाट्सएप नहीं होने पर भी मैसेजेस चलते थे और अलग अलग तरीका था। तो अंग्रेज़ कुछ भी किए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास इससे होगा ही। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधः निस्यंदन का सिद्धांत है। शिक्षा उनका था कि ऊपर के लोगों को सिखा दीजिए, धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि जो सिखा देंगे तो अखबार भी तो छपेगा, अखबार में क्रांतियाँ भी तो छपेंगी, और लोग उसका इंतज़ार करते थे। और लोग हज़ारों मतलब हज़ारों बोल रहे हैं, मतलब कई 1 किलोमीटर चल के पैदल अखबार बांटते थे और उसको चल के लेके पढ़ते थे। तो उत्सुकता थी। चलिए, इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात है? तो 13 में तो इतना ही महत्वपूर्ण है। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वो तो क्रिश्चियन मिशनरी लिखा है ना हमने। हाँ, क्रिश्चियन मिशनरियों का भारत आने का हो गया। यही है। क्या बोले? नहीं, वो 1 लाख शिक्षा पे खर्च होगा और ईसाई पादरियों को भारत आने का, यानी कि उस समय से धर्म परिवर्तन की श्रृंखला धीरे धीरे शुरू होगी। आप आएंगे, बताएंगे कि हम ऐसे हैं। हाँ, बोलिए। सर, एक चीज़ हो सकता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे मतलब अपना कंट्रोल जो है वो असर्ट किया था, वो उसी में चीनी चाय वाले मोनोपोली में आ सकता है। हाँ, इसी के पार्ट है, मतलब समझा जा सकता है, समझने की बात है। ठीक है ना? तब शुभम आगे बढ़े हम लोग। इसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, पहला इसका भी एक्सटेंशन 20 साल के लिए है। ठीक है, 20 ईयर्स एक्सटेंशन। अब मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म। ये जहाँ मोनोपोली लिख देते हैं, मोनोपोली ये ख़त्म हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई भी आके व्यापार कर सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अब दिन, इसको समझ जाना चाहिए कि मेरा दिन अब ख़त्म होने वाला है। हाँ, अब इसके पास क्या काम दे दिया कि अब तुम प्रशासनिक कार्य करो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको रह गया। बाकी अब गवर्नर जनरल क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ठीक है। बॉम्बे वाला का क्या हुआ? वो तो इसी में अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा, दास प्रथा। दास प्रथा से एक किताब का नाम याद आया, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो बुक है वो किसके बारे में, किसने लिखी है पहले बताइए? कार्ल मार्क्स ने। किसके ऊपर है? वो पूरी थ्योरी है उनकी। दास इज अ जर्मन वर्ड। दास एक शब्द है जिसका अर्थ हुआ द। जैसे जर्मन में आप पढ़ेंगे तो दास, देयर और डी 3 आर्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ द है ना, तो वहाँ क्या है कि मेल के लिए जो आर्टिकल रहेगा वो अलग रहेगा, फीमेल के लिए अलग रहेगा और न्यूट्रल जेंडर के लिए अलग रहेगा। तो दास लगता है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं न्यूट्रल जेंडर, उसमें दास लगेगा। और डेयर लगेगा मैस्कुलिन में, और डी लगेगा फेमिनिन में। जैसे कि औरत के बारे में यदि जर्मन में बोलेंगे तो डी फ्राउ बोलेंगे। ठीक है,
डेयर लेहरर, लेक्चरर जो कोई हम मान ली लेक्चर दे रहे हैं तो डेयर लेहरर कहला जाएगा। और डास मतलब डास कैपिटल मतलब पूंजी, यानी ये पूंजी पर आधारित और पूंजी के प्रभाव पर आधारित एक किताब है जो साम्यवाद की बात करता है। बात समझाया? दास प्रथा पर है, ऑप्शन दे देगा, कई लोग मार के तैयार हो जाते हैं, इसके लिए मैंने बताया। ठीक है, तो विलियम बेंटिक बन गए, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। क्या उसी समय हो गया? नहीं, दास प्रथा का अंत ये इसमें लाया गया, लेकिन उस समय हुआ नहीं, इसको होने में 10 साल लगे। कब? 1843 में जाकर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। कब? 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। लेकिन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम से हुआ, किस चार्टर से हुआ, तो 1833 से हुआ। लेकिन कब हुआ यदि सवाल आ जाए तो आपको क्या देना है, और यदि मान लीजिए किसने किया, उसमें ऑप्शन देते विलियम बेंटिक, एलन बरो का नाम देना है। ठीक है, तो लॉर्ड एलन बरो ने किया, 43 में किया, लेकिन इस अधिनियम से हुआ। ठीक है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी, एक सदस्य जोड़ा गया था परिषद में। ठीक है, उस सदस्य को मतलब कि लॉ का एक मेंबर इसमें जुड़ा, उस वही मैकाले थे। लेकिन इनको परिषद में जोड़ तो दिया गया। परिषद हमारा कितना पड़ा है अभी? 1 + 4 फिर +1 आ गया, यानी कि हमारा ये संख्या हो गया 6। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि फिर वही चक्कर हो जाएगा, यदि इनको वोटिंग राइट दे दिया जाएगा, तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया, यानी विधि सदस्य को कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो गवर्नर जनरल का मजबूत रहा, उसको भले सहयोगी एक नया मिल गया, लेकिन 1+3 होगा ना? सॉरी हाँ 1+3, 1+3 पहले 4 के बाद 1+3+1, तो अभी गवर्नर जनरल मजबूत रहा, जो हमारा पहले 1+3 हो गया था। देखिए बता रहे हैं, जैसे पहले क्या था, 73 में 73 में क्या था, 1 गवर्नर जनरल और 4 उसके ये, तो 1+4 की टीम था। तो बहुमत के लिए कम से कम 3 और 2 होना चाहिए, तब ये जीत जाएगा। 84 में क्या हुआ, हाँ, तो ये हो गया 1+3 हो गया, तो बहुमत के लिए 2 भी होगा, तो गवर्नर जनरल जिसके तरफ होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ 33 में क्या हो गया, 33 में ये बन गया, इसको हटा दीजिए, वापस एक बढ़ा दिया गया, मेंबर बढ़ाया गया, लीगल मेंबर बढ़ाया गया, लॉ का मेंबर एक बढ़ाया गया, विधि सदस्य लॉ मेंबर एक बढ़ा, ये 1 नंबर जो मैकाले हैं। लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हुआ कि एक लॉ कमीशन बनेगा, इसी में कहा गया, लेकिन बना जाके 53 में लॉ कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष मैकॉले ही थे। ठीक है, तो अब इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बात, इसमें कहा गया कि एक परीक्षा के थ्रू हो और जाति धर्म इस सब के आधार पर प्रॉब्लम ना किया जाए इसमें। तो पहले वो कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड 2 सर्विसेज थी, तो ये मतलब नीचे वाले सर्विसेज के लिए बात किया कि उसमें जाति धर्म का उसमें प्रयोग ना हो। लेकिन बाद में 53 में सिविल सर्विसेज फिर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कोवेनेंटेड सर्विसेज में भी भारतीय भाग ले सकते हैं। नहीं, एक आना ही ऐतिहासिक है ना, जहाँ पर कि आपको शामिल है, और उसके बहुत शर्त कड़े थे। मतलब उस समय ICS बनने के लिए 19 साल का उम्र था। अब 19 साल में तो यहाँ लोग मैट्रिक पास करते थे। तो कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब से, तो 53 से। ठीक है, लेकिन सर्विसेज में जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, यानी बाकी सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो वह 33 से। यहाँ लिख लीजिए, जाति धर्म पर भेद नहीं होगा, इसमें नौकरी में, बस इसी का जवाब देना है आपको। इसका होगा 1800 क्या 33। तो ये देखते देखते 8 हो गया, नहीं इसमें ज़्यादा ही हो गया। अब 53 में आइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्या बताइए आप, सवाल के हिसाब से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है
प्रतियोगी परीक्षाएं लाई गई यहाँ से। प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विसेज की बात करता है, ठीक है। और विधि आयोग की बात करता है, हैं? सदस्य हो गया सर। विधि सदस्य पूर्णकालिक सदस्य हो गया इसमें। विधि सदस्य कौन? तो यहाँ मैकाले थे, अब ये पूर्णकालिक हो गया। विधि सदस्य को पूर्णकालिक मतलब उसको वोट देने का राइट मिल गया। यानी क्या हो जाएगा हमारा ये फिर जो आंकड़ा था 1+3+1 ये पूरा कंप्लीट वोटिंग वाला हो जाएगा। यहाँ इसको वोटिंग नहीं था। विधि सदस्य पूर्णकालिक और लेजिस्लेटिव वर्क ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव वर्क, ठीक है। इसको बस अलग मान के चलिए, अलग हो गया। सवाल जो पूछे इसमें उतना ही जवाब देना, ज़्यादा उसमें आंकड़ों में जाइएगा, आंकड़ा जाएगा तो 1773 में बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल जिसकी बात कर रहे हैं उसको चुनने के लिए बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स होता था 24 लोगों का, और 24 लोग तो वो आंकड़ा आपको बोझिल कर देगा, कोई फायदा नहीं। तो ये जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए आप? इतनी बार रिपीट हो गया तो अब बाइलिंगुअल होइए आप लोग। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अलग किया गया, ठीक है। यानी नियम बनाने वाले और नियम लागू करने वाले, यानी कि एक विधान वाला और एक हुआ जो अधिकारी वर्ग होता है उसका एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्षेत्र वाला ये जो विधि सदस्य पूर्णकालिक बना, एक विधि आयोग का भी इसमें जिक्र आता है, लॉ कमीशन का, ठीक है। तीसरा क्या बोले? वो क्षेत्र वाला आगरा, अवध और मद्रास, बंगाल और बिहार नई प्रेसिडेंसियाँ इसमें जुड़ गई, क्षेत्राधिकार वाला आ गया। इसका क्षेत्र बढ़ा, दायरा को उसको बड़ा कर लीजिए। नई प्रेसिडेंसी जो है इसमें जुड़ गई। और मैंने इसमें कोई बात आपने जो यूनिक पढ़ी हो? क्या? वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ। कंपनी को इंडिकेशन दे दिया गया था कि अब आपका खेल समाप्त है। मतलब ये यहाँ पर 20 साल का एक्सटेंड देखिए, सब में हमने 20 लिखा है ना, यहाँ 20 लिखा, यहाँ 20 लिखा, यहाँ भी 20 लिखा, इसमें लिखे है। जब सबसे इम्पोर्टेंट बात वही थी, तो इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 20 का खेल खत्म। यानी कंपनी को ये बता दिया गया कि अब आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में भी थे अब कब तक रहिएगा पता नहीं है, अपना कोई दूसरा ऑप्शन धीरे धीरे देखिए। उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि अब थोड़े ही दिनों में एक इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है। और ये 1853 के बाद सुदेश 57 आ गया, इसलिए 58 में उनको मैग्ना कार्टा लाना पड़ा और महारानी की घोषणा एक बार फिर आती है। हम शुरुआत 1600 से किए थे, वहाँ कौन महारानी थी? एलिजाबेथ। और 58 में फिर एक महारानी आएंगी, उनका नाम होगा विक्टोरिया। यानी जो कहानी एलिजाबेथ से शुरू हुई थी वो अभी मतलब पड़ाव पर आ रही है। किस पड़ाव पर? विक्टोरिया के पड़ाव पर। और विक्टोरिया क्या करेंगे कि जब 1757 में जो हुआ उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कई हद तक दोषी माना जाएगा और पूरी तरीके से उसको हटा के ब्रिटिश जो शासन है वह गवर्नर जनरल के थ्रू न होकर अब डायरेक्ट वायसराय बनेगा और क्राउन के अधीन आ जाएगा। क्राउन मतलब वहाँ की सरकार, वहाँ के राजा, वहाँ की रानी, ठीक है। तो ये कब से होगा? 1858 से, ठीक है। तो 1858 से लेकर 47 तक हम लोग करेंगे।